अभी तक आप 26 कंट्रीज के स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हो, हाँ जी। क्योंकि आपको मौका मिले एक पर्टिकुलर कंट्री में जाने का और परमानेंटली आगे उसी कंट्री में आईएलटीएस पढ़ाने का, तो विच कंट्री वुड यू चूज? इट वुड बी एनी यूरोपियन कंट्री। फाइनेंशियली बेसिस पे भी वो कंट्रीज बहुत अच्छा मुझे ट्रीट करेंगी। जो नॉन नेटिव कंट्रीज हैं वहाँ पे जो रिस्पेक्ट है दैट इज ऑल्सो मोर एज कंपेयर टू इंडिया। टू सम एक्सटेंट आई वुड से यस। तो कितनी प्रैक्टिस इनफ प्रैक्टिस है, या ओवर प्रैक्टिस नाम की भी कोई चीज़ होती है? उनको लगता है कि अगर हम दिन में 3 रीडिंग्स करेंगे तो शायद हम 9 में से 9 ले जाएंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा कभी हुआ रियल लाइफ में कोई बात कर रहा है और आपने उसको टोक के उसकी ग्रामर ठीक करी हो? जिसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, दे फील कि ये हमारे लिए ऑकवर्ड मोमेंट है। अमन, इन लैंग्वेज एग्जाम्स के लिए सबसे बड़ा डर क्या है स्टूडेंट्स? कि क्या हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? क्या मैं ये एग्ज़ाम को पास कर लूँगा? और मुझे जितने स्कोर्स चाहिए क्या मैं वो ले सकता हूँ? अगर कभी किसी पंजाबी सेलिब्रिटी को पढ़ाने का मौका मिले लैंग्वेज एग्जाम, तो वो कौन सा पंजाबी सेलिब्रिटी होगा? आई रियली लाइक टू टीच दिलजीत दोसांझ। इफ यू आर सेइंग कि दिलजीत दोसांझ नीड्स लैंग्वेज ट्रेनिंग, या कोई ऐसी टिप जो प्रैक्टिकल हो और जिसने आपके स्टूडेंट्स को एक्चुअली में हेल्प किया हो? हाय, वेलकम टू द टॉक ट्रेडमिल। मेरा नाम दिलप्रीत है और इस पॉडकास्ट की बाड़ में हम लेके आए हैं एक नया पॉडकास्ट, क्योंकि हमें ऐसा लगता है बिजनेस ओनर्स की बहुत सारी बातें अभी भी अनकही हैं, अनसुनी हैं। और हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट बहुत सारे लोगों को कनाडा पहुंचा चुके हैं। ये तब से टीचिंग में है जब से लोग आइल्स को आइलेट्स बोलते थे। तो वी हैव टुडे मिस अमनदीप कौर विद अस फ्रॉम डिस्कवर आइल्स। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वार्तालाप अमन मैम के साथ। अमन मैम, सबसे पहले तो ये बताओ, आप अप्रॉक्सीमेटली 17 साल से टीचिंग कर रहे हो, आप 17 साल से आइल्स की ट्रेनिंग दे रहे हो, यस। इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग दे रहे हो। हाँ तो जी। हाउ इट स्टार्टेड, या ये जर्नी कैसी रही? ये जर्नी बहुत अच्छी रही, अभी तक बहुत अच्छी चल रही है। एंड आई स्टार्टेड माय करियर इन 2007। फर्स्ट आई स्टार्टेड एज अ ग्रामर टीचर एंड देन आई शिफ्टेड टू एन आइल्स ट्रेनर। सो आई वुड से दैट मैं आइल्स तब से पढ़ा रही हूँ जब से हमारे यहाँ पे लोग आइल्स को आइलेट्स कहते थे। सो वो चीज़ और अब की चीज़ में बहुत डिफरेंस है। सो माई जर्नी इज़ फुल ऑफ एन्जॉयमेंट, लर्निंग एंड टीचिंग एक्सपीरियंसेस। मैम, अगर हम इस जर्नी की बात करें तो इस जर्नी में बहुत सारे मज़ेदार किस्से भी आए होंगे, बहुत सारी चीज़ें भी आई होंगी। यस, ऑफ कोर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोई मज़ेदार किस्से से। हाँ जी। अभी तक मुझे याद है, मैं क्लास ले रही थी। इट वाज़ अराउंड 35 टू 40 स्टूडेंट इन द क्लास एंड वो एक राइटिंग की क्लास थी। राइटिंग इज़ अ मॉड्यूल ऑफ आइल्स, राइट? सो उसमें एक इडियम था जो मैं बच्चों को सिखा रही थी, दैट इज़ टू ब्रेक अ लेग। एंड सडनली एक कैंडिडेट उठा एंड ही सेड, "मैम, किदी लातापा तोड़निया।" सो दैट वाज़ अ वेरी फनी मोमेंट फॉर मी एंड वो आज भी मुझे याद है और मैं उसको कभी भूल नहीं सकती हूँ। दैट्स इंटरेस्टिंग। यस। तो मैम, ये ईडियम्स के साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे भी होती होगी। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा और कोई किस्सा अगर आप रिलेट कर पाओ? ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जब हमारे स्टूडेंट्स को कुछ वर्ड्स नहीं समझ आते हैं एंड वो बहुत फनी वे में लेते हैं। एंड अभी रिसेंटली एक किस्सा मेरे साथ हो रहा है, वो ये कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉन नेटिव स्पीकर्स, राइट? सो उनको मेरा नाम नहीं लेना आता एंड इंस्टेड ऑफ अमन उनके लिए मेरा नाम लेना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इज इट हाय एम, हाय एम। सो वो मेरे को कभी कभी फनी लगता है कि अगर आपका कोई नाम नहीं ले सकता अच्छे से तो हम उसको कैसे डील करेंगे। सो दैट इज अनदर चैलेंजिंग एंड फनी मोमेंट फॉर मी, आई वुड से दैट। अमन, मेरे को पता है कि आप बहुत अमेजिंग टीचर हो, बट अगर मैं ये बोलूँ कि अपने टीचिंग को एक नए वर्ड में डिस्क्राइब करना है, जो वर्ड अभी तक यूज नहीं हुआ, जो वर्ड डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो वर्ड क्या होगा? It's a very complicated, but yes, I would say that that word is convolon. Convolon एक ऐसा word है which is a combination of two words, conversation and learn. Basically, this word emphasizes to encourage active participation
जो हम एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। इंटरेस्टिंग, एक नया वर्ड सीखा मैंने, कॉन्वो यस, लर्न। कॉन्वोलर्न मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू वर्ड्स, कन्वर्सेशन एंड लर्निंग। तो क्या ये वर्ड एग्जिस्ट करता है या अभी अभी अमन ने बनाया? नहीं, हम इसको एग्जिस्ट करते हैं, अमन ने बनाया, मतलब लाइक कन्वर्सेशन एंड लर्निंग है तो एग्जिस्ट करेगी। या आई वुड से दैट एग्जिस्ट करता है, अगर मैंने बनाया तो एग्जिस्ट करता है। यू कैन ऑल्सो यूज। हाँ, आई स्टार्ट यूजिंग दिस यस, वर्ड। ऑफ कोर्स। अमन, मेरे को एक चीज बताओ, पढ़ा तो आपने ऑलमोस्ट अभी तक, जितना मेरी रिसर्च, हम जब बात कर रहे थे, हमारी टीम थोड़ा सा रिसर्च भी कर रही थी, अभी तक आप 26 कंट्रीज के स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हो। हाँ जी। ठीक है, 26 डिफरेंट कंट्रीज आपने उनको आइल्स का प्रिपरेशन, पीटीई, सेल्फ का प्रिपरेशन कराया है। करवाया है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको मौका मिले एक पर्टिकुलर कंट्री में जाने का और हम्म। परमानेंटली आगे उसी कंट्री में आइल्स पढ़ाने का, हम्म। तो which country would you choose? On the basis of two things, on the basis of money ओके। and on the basis of personal satisfaction. So I believe if I get a chance to teach in any other country, it would be any European country because मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिलेगा to learn more about their culture and even on I would say that financially basis पे भी वो countries बहुत अच्छा मुझे treat करेंगी. What I believe that. That's amazing, अमन, की अगर हम बात करते हैं जो नॉन नेटिव कंट्रीज हैं, Hmm. वहाँ पे जो एक्सपोजर है खुद की लर्निंग के लिए भी, वो भी बहुत हाई है। Yes. एंड सेकंड थिंग जो मेरे को लगता है, जो नॉन नेटिव कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो रिस्पेक्ट है दैट इज ऑल्सो मोर एज कंपेयर टू इंडिया। To some extent, I would say yes. अमन, इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करते हैं। Hmm. हम डिस्कस करते हैं आइल्स के बारे में थोड़ा सा। Okay. अगर आपने किसी को आइल्स समझाना है, Hmm. और मैं आपको बोलूँ कि आइल्स 3 सॉन्ग्स की हेल्प से समझाना है, Okay. तो वो कौन से 3 सॉन्ग्स होंगे? सो रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि मैम मुझे अपनी मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसे सॉन्ग्स बताएं दैट आई कैन कोरिलेट विद इट। सो मैंने सजेस्ट किया देयर इज अ वन सॉन्ग आई एम अनस्टॉपेबल व्हिच इज अ वेरी ग्रेट एंड मोटिवेशनल सॉन्ग and second it would be the theme by Rocky Balboa and another one I would say that it's a Here Comes the Sun by Beatles. So these songs are very amazing and these are relaxing and stress free songs. एंड मुझे अगर लगता है कि इससे थोड़ी सी मोटिवेशन और मिलेगी बच्चों को। अगर इसके लिरिक्स भी पढ़ के याद कर लिए जाए तो कोई हेल्प मिलेगी आइल्स के एग्जाम में? मे बी अगर हो सकता है तो, बट इसमें से एक सॉन्ग थीम है, सो इट्स अ म्यूजिक, इट्स अ मोटिवेशनल म्यूजिक, सो आई वुड से दैट कि अगर कभी टाइम मिले तो जरूर इनको एक बार गो थ्रू करना चाहिए। अमन, मेरे को एक चीज और बताओ कि जैसे आइल्स है, हम्म। पीटीई है, सेल्फिप है, हम्म। ये सारे लैंग्वेज एग्जाम्स हैं पर्टिकुलरली। ऑफ कोर्स। अब जो इसके लिए स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर करते हैं, तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो आपको लगता है कि हाँ, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो मेजॉरिटी कर रही है? वैसे तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, आई वुड से दैट, बट एक कॉमन मिस्टेक है दे अटेम्प्ट द क्वेश्चन विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट और विदाउट रीडिंग इट केयरफुली। तो उनके लिए मेरा ये सजेशन है, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है उसको आप अच्छे से पढ़ें, उसको समझें, बेसिकली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, देन ट्राई टू अटेम्प्ट। सो आई वुड सजेस्ट दिस थिंग। सो ये एक मिस्टेक अभी तक मैंने नोटिस की अपने करियर में। I mean, what is the particular strategy that you adopt कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो ये गलती ना करें और वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंचे? इसके लिए मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं अपने कैंडिडेट्स को पहले सबसे पहले व्हेन दे जॉइन विद मी, मैं उनको ये पढ़ाती हूँ कि क्वेश्चन को कैसे समझना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, और आई ऑलवेज सजेस्ट देम गो फॉर टारगेट प्रैक्टिस। टारगेट प्रैक्टिस होती है एटलीस्ट दिन में 1-2 घंटे आप स्पेंड करो अपने आप से, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द आइल्स क्या होती है, देन आफ्टर फिर उसको चैलेंजिंग मोड में लेके जाओ। तो इस तरीके से मैं उनको सजेस्ट करती हूँ। मन, ये ग्रेट आइडिया है, बट मेरे को एक चीज और बताओ कि जब हम बोल रहे हैं प्रैक्टिस करो, हम्म। तो कितनी प्रैक्टिस इनफ प्रैक्टिस है? क्या ओवर प्रैक्टिस नाम की भी कोई चीज होती है? यस, एग्जैक्टली, ओवर प्रैक्टिस है। और आई हैव अ कैंडिडेट्स जो बहुत ओवर प्रैक्टिस करते हैं, उनको लगता है कि अगर हम दिन में 3 रीडिंग्स करेंगे तो शायद हम 9 में से 9 ले जाएंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ओवर प्रैक्टिस लेट्स टू मेंटल फटीग, ठीक है, जिससे कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो डाउन होती है, अल्टीमेटली देयर विल बी नो रिजल्ट।
सो आई वुड सजेस्ट कि उतनी प्रैक्टिस करो जितनी हमें रिक्वायर है। ये हर एग्जाम के लिए है। हमें अपने आप को ब्रेक देना है, ओके, रेस्ट लेकर फिर आप दोबारा शुरू कर सकते हो, बट इट्स नॉट लाइक दैट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन। अमन, ये क्या स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी वेरी करेगा, या यस। हम एक स्टैंडर्ड टाइम बोल सकते हैं कि दिन में 2 या 3 घंटे से ऊपर मत करो, वो ओवर प्रैक्टिस ही माना नहीं, जाएगा? देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका लेवल अभी स्टार्टिंग में थोड़ा लो है, उनको प्रॉब्लम है, दे हैव अ ग्रामर इश्यूज, दे हैव अ understand, they do not have that understanding on the question, and they don't have that good hold on the English। उनके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, उनको दिन में चीजों को बार बार देखना पड़ेगा, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ ओवर प्रैक्टिस। हम एक चीज को रिपीट नहीं कर सकते हैं, ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। अमन, मैंने अभी एक और चीज देखी, जितने भी ये लैंग्वेज एग्जाम्स हैं, ये सब टेक बेस्ड चले गए हैं। आईएलटीएस भी कंप्यूटर डिलीवर्ड चला गया है, यस। पीटी भी कंप्यूटर डिलीवर्ड है, सेल्फ भी कंप्यूटर डिलीवर्ड है। So is there any technical tip that is helpful for the students during the exam time? यस, बहुत सारी चीज़ें हैं स्पेशली फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कंप्यूटर इंटरफेस से अपने आप को फेमिलियर करना है, विच इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड आई वुड सजेस्ट ऑलवेज प्रैक्टिस ऑन द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर बेस्ड पोर्टल होते हैं वहाँ पे जाके एक्चुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए। और सम कैंडिडेट्स फीलिंग अनकंफर्टेबिलिटी डूइंग अ रीडिंग फॉर अ 1 आवर ऑन अ कंप्यूटर, स्क्रीन टाइम नहीं होता, उनको उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी है। सो इनके लिए भी ये चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क ऑन कीपैड विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, चेक हेडफोन्स, दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। और मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, पैनिक नहीं होना चाहिए। ये तो हर, चाहे पेन एंड पेपर है और कंप्यूटर बेस्ड है, पैनिक नहीं होना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए। हमें ये चीज़ देखनी है, दिस इज जस्ट इंग्लिश एग्जाम। एक ग्रामर टेस्ट है, उसको आराम से करो, उसको समझ के करो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हम सीख नहीं सकते हैं। इफ वी पुट आवर एफर्ट्स, सो वी कैन इजीली क्रैक द एग्जाम्स। सो मेरे पास ऐसे कैंडिडेट्स भी आते हैं जो बोलते हैं कि मैम हम 3 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, हमें लगता नहीं कि हम पास होंगे मैम, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो मेरा उनके लिए सजेशन हमेशा ये होता है कि आपको कभी ये नहीं सोचना कि हमें कुछ नहीं आता। अगर आपने आज 10 वर्ड्स लर्न किए हैं ना, तो वो 10 वर्ड्स को आप आज से 10 दिन बाद फिर से ओपन करके देखो, आपके माइंड में होंगे। तब आप सोचना कि हाँ, मुझे आता है। तो बिल्कुल ठीक कहा अमन आपने कि पैनिक नहीं करना है, ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो अमन, पर्टिकुलरली एक्सेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज ये लैंग्वेज है। हुँ, तो अमेरिकन एक्सेंट अलग आता है, हुँ, ब्रिटिश एक्सेंट अलग आता येस। है, हर एक एक्सेंट अलग आता है। हुँ। आपका फेवरेट एक्सेंट कौन सा है? I have a neutral accent, and I don't have any preference on accent. But yes, I'm a little bit towards British and American. We do have a Australian accent also, but मैं थोड़ा सा ब्रिटिश और अमेरिकन की तरफ हूँ, क्योंकि ब्रिटिश हम रेगुलर में फॉलो भी कर रहे हैं और अमेरिकन थोड़ा सिंप्लीफाइड है, इजीली अंडरस्टैंड होता है। ग्रेट। अभी अमन, आज Yeah. पहली बार मौका मिला है किसी टीचर का टेस्ट लेने का। तो मैं आप चाहता हूँ आप कोई भी एक लाइन चूज करो अपनी मर्जी की, और उसको तीनों एक्सेंट्स में बोल के दिखाओ। हमें चाहिए आप एक लाइन ब्रिटिश एक्सेंट में बोलो, सेम लाइन आप अमेरिकन एक्सेंट में बोलो, Hmm. उसके बाद सेम लाइन आप ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बोलो, और As- अगर कोई इंडियन एक्सेंट एग्जिस्ट करता है उसमें जरूर बोलो। Okay, I try. I like to eat pasta. That is British word, pasta. And oh wow, I really like to eat pasta. So when American use, they use pasta. They use R in the word. But if I talk about the British, they don't use this thing. They speak very simple. Yeah. अमन, आपको पता है आप बात करते करते भी ग्रामर ठीक कर देते हो। Maybe. ऐसा कभी हुआ रियल लाइफ में कोई बात कर रहा है और आपने उसको टोक के उसकी ग्रामर ठीक करी हो? वैसे ऐसे इंसिडेंट्स ज़्यादा नहीं हुए हैं, बट क्या होता है समटाइम कैंडिडेट या जिसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, दे फील कि ये हमारे लिए ऑकवर्ड मोमेंट है। बट येस, अगर किसी को मेरे को इम्प्रूव करना होता है तो मैं उसको सपोर्टिव और अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ कि उसको बुरा भी ना लगे और उसको इसका फीडबैक भी मिले। एंड आई हैव एग्जाम्पल, मेरा कज़न है, सो हिज फेवरेट वर्ड इज थिंक। तो वो जब भी बोलता है वो ऑलवेज बोलता है
हमें बोलते हैं कि ये मेरी थिंकिंग है, मैं ऐसी सोच रखती हूँ, ठीक है? सो वो बोलता है ये मेरा थिंक है, तो मेरे को कहीं न कहीं मैं उसको करती हूँ और वो बुरा नहीं मानता। सो ये एक है, मैं करने की कोशिश करती हूँ अगर सामने वाले को बुरा ना लगे तो। तो कभी एक्सीडेंटली पब्लिक स्पेस में किसी ने कुछ बोला हो और आपको लगा हो ये तो गलत ग्रामर बोल रहा है, ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार हुआ है बट हम किसी को डायरेक्टली बोल नहीं सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव एनकाउंटर्ड विद दिस थिंग बट हम कभी बोल नहीं सकते हैं किसी को। मे बी ये उनके लिए ओवरली पेडेंटिक हो और मे बी ये उनके लिए रूड हो, सो वो चीज़ हो सकती है। आपने ऐसे कभी किसी को नहीं टोका? नहीं, आज तक नहीं टोका। कैसी फीलिंग आती है? इरिटेट नहीं होते कि यार ये क्यों ऐसे गलत इंग्लिश बोल रहा है, ये होते क्यों हैं, ऐसे कर रहा है? होते हैं बट इट्स अ ह्यूमन नेचर। सो नहीं कर सकते हम ऐसा कुछ। बिल्कुल ठीक है अमन, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप एज ए टीचर उस प्रोफाइल में इतना ग्रो कर गए हैं कि आपको अभी चीज़ शायद इरिटेट करती भी है पर उतना ज़्यादा बॉदर नहीं करती है। येस, ऑफ कोर्स। तो अमन रिसेंटली अभी आपने दुबई में भी अपना सिस्टम स्टैब्लिश किया है, येस। तो क्या बेसिक डिफरेंस लगा जब आप इंडिया में टीचिंग कर रहे थे, अभी आप दुबई में सिस्टम स्टैब्लिश कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ। क्या बेसिक डिफरेंस लगा आपको दोनों जगह में? इंडिया में अपनी कंट्री है, तो यहाँ तो स्टार्टिंग से है। तो मुझे लगा कि मुझे एक एक्सप्लोर करने का चांस मिलेगा चीज़ों को और एक्सपैंड करने के लिए मेरे को दुबई थोड़ा ईज़ी वे लगा। दैट्स द रीज़न आई स्टार्टेड और मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट थे वहाँ से, तो जिनकी खुद की डिमांड थी कि मैम अगर आप यहाँ पर आके करते हैं क्लासेस के लिए तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। सो उस चीज़ को सामने रख के मैंने अपने आप को एक एक कंट्री से शुरू किया, तो आई होप कि वेरी सून मैं और कंट्रीज़ में भी अपने आप को एस्टैब्लिश करूँ। दिस इज़ माय ड्रीम बेसिकली। डेफिनेटली अमन, मेरे को लगता है कि आप 26 में तो पढ़ा चुके हो, अभी 79-80 तक जाओगे आप। मेबी। तो अमन मेरे को ये बताओ कि बहुत बार बहुत सारे मिथ्स होते हैं इन एग्ज़ाम को लेके स्टूडेंट्स हुँ। में, स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे डर होते हैं, येस, स्पेशली जो नॉन मेट्रो सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, होते हैं। ठीक है? तो वो कॉमन ऐसे क्या मिथ्स हैं आपको लगता है कि जो लैंग्वेज एग्ज़ाम को लेके हैं, और आपका उस पे क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा ऐसे कौन से मिथ्स हैं? सबसे बड़ा मिथ हमारी सोसाइटी में या इन चीज़ों को लेके स्पेशली लैंग्वेज पे ये है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना, तो आप पास नहीं हो सकते हो किसी भी चीज़ में और अगर आपने गलती कर दी, तो बिल्कुल भी नहीं। So what I would say that over here, there is a one quote, to err is a human. इसका मतलब है कि इंसान गलतियों का पुतला है। अगर वो गलती करेगा तो ही हम सीखेंगे और मिस्टेक करना इज अ नेचुरल फिनोमेना। बट हमें उस मिस्टेक से क्या लर्निंग मिल रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस मिथ से बाहर निकलना पड़ेगा कि हमें चीज़ों को सीखना है, तो हम मिस्टेक से ही सीख सकते हैं। तो वो हमारी एक रीडेवलपमेंट होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अमन इन लैंग्वेज एग्ज़ाम्स को लेके सबसे बड़ा डर क्या है स्टूडेंट्स में? सबसे बड़ा डर स्टूडेंट्स के लिए है, जिन स्टूडेंट्स के साथ मैं डील करती हूँ, उनका डर ये है कि क्या हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? क्या मैं ये एग्ज़ाम को पास कर लूँगा और मुझे जितने स्कोर्स चाहिए, क्या मैं वो ले सकता हूँ? ये सबसे बड़ा डर है उसमें बिकॉज़ दिस इज़ ये एक लैंग्वेज एग्ज़ाम है, स्पेशली इंग्लिश में। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं हमारे कैंडिडेट्स से जो हमारे मेट्रो सिटीज़ से नहीं हैं, जिनको थोड़ा-सा डर भी लगता है इंग्लिश से, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अमन ऐसे अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि जो कैंडिडेट्स हैं पर्टिकुलरली जो ग्रामर को लेके थोड़ा सा चैलेंज फेस करते हैं, हुँ, स्पेशली बीइंग फ्रॉम द हुँ, नॉन मेट्रो सिटीज़, हुँ। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं उनको कि वो वन टू वन कोचिंग लें या वो ग्रुप कोचिंग लें? उनके लिए मेरा सजेशन है गो फॉर वन टू वन कोचिंग बिकॉज़ वन टू वन कोचिंग में दे कैन क्लियर देयर डाउट विद द ट्रेनर वेरी ईज़िली। ओके, जो ग्रामर के लेसन्स होते हैं, हमें ग्रामर के लेसन्स को बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। आई थिंक ये स्कूल टाइम से है हमारे साथ, हर कैंडिडेट के साथ। एक चीज़ है हमारे ग्रामर में, दैट इज़ द टेंसेस। उनको सीखने के लिए मतलब कई बच्चों को ये गलतफ़हमी है कि हम टेंसेस आ गए तो हमें पूरी ग्रामर आ गई। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर मेनी अदर थिंग्स इन द ग्रामर। और भी चीज़ें हैं। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप अनकंफर्टेबल हैं ग्रामर के साथ, आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, सो गो फॉर वन ऑन वन क्लासेस।
and start your learning with the grammar part. Then move forward with other things. आई कम्प्लीटली एग्री टू यू अमन कि बहुत सारे बच्चे ग्रुप्स में क्वेश्चंस पूछ ही नहीं पाते हैं। Yes, उनको लगता है कि क्लास में हमारी इंसल्ट हो जाएगी exactly. या सारे लोग मेरे पे हंसेंगे। Hmm. तो पर्टिकुलरली मेरे को भी ऐसा लगता है कि जैसा आपने बोला कि वन टू वन कोचिंग इस कंडीशन में हेल्पफुल है। Hmm. बट इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन और है कि जब हम ग्रुप कोचिंग करते हैं Yeah. वी लर्न फ्रॉम अदर्स। Yes. जो थॉट मेरे दिमाग में है ही नहीं, Hmm. हो सकता है वो सामने वाले के क्वेश्चन से मेरे लिए भी वैल्यूएबल चीज हो जाए। तो इस कंडीशन में आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं मिक्स चीजें हैं? या ये चीज का आंसर ऐसे हो सकता है ना कि पहले एक कैंडिडेट है फॉर एग्जांपल, उसको कुछ भी नहीं आता, अभी उसको समझ नहीं है इतनी, उसको चीजों को अभी सीखना है, उसके लिए फॉर फ्यू डेज ही और शी कैन ज्वाइन इंडिविजुअल, लेटर ऑन वो एक ग्रुप को ज्वाइन करे, जब उनको लगे कि वो कंफर्टेबल हैं उससे, वो जरूर चीजों को सीखेंगे, दूसरे बच्चों से सीखेंगे। दैट इज ट्रू, जो आप बोल रहे हैं वो बहुत सही है, बट थोड़ा सा उनको पहले अपना बेस बनाना पड़ेगा। अमन मेरे को एक चीज और बताओ जो मैंने पर्टिकुलरली देखा है, आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, बट मैंने ये देखा है कि जब कोई बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आयल्स के केस में मैंने तो देखा है, बाकियों के बारे में आप ज़्यादा बेहतर बता पाओगे, कि जब वो बच्चे स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं क्यू कार्ड्स खोल के कि चलो अब तुम बोलना शुरू करो, मैं सुनता हूँ, फिर मैं बोलूँगा तुम सुनना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो दोनों ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज सही क्या है एज पर द मार्किंग क्राइटेरिया तो दोनों में से किसी को भी नहीं पता। तो क्या ये चीज ऐसे करना सही है या गलत है? नहीं, आई वुड से दैट दिलप्रीत जी, ये बहुत सही है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं बोल पा रहे, आपस में अगर बोलेंगे ना, चाहे वो 5 वर्ड करेक्ट बोलेंगे, एटलीस्ट वो बोल रहे हैं। तो मेरे को ये लगता है कि स्पीकिंग विद ईच अदर, डूइंग प्रैक्टिस ऑन स्पीकिंग, आई बिलीव इट्स अ फ्रूटफुल एट लेटर स्टेज। तो मुझे लगता है कि अगर 2 लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो स्पीकिंग की तैयारी अगर आपस में करेंगे, उनके पास वर्ड्स होंगे, वो उनको एटलीस्ट जोड़-जोड़ के सेंटेंसेस बनाएँगे, कुछ करेंगे, तो उससे कहीं न कहीं उनकी इम्प्रूवमेंट ज़रूर निकल के सामने आएगी। अमन करेक्शंस बताने वाला तो कोई है ही नहीं। जैसे आपने बोला अभी, आपने एक एग्जांपल दिया था थिंक का, हुँ, हुँ। तो अगर मैं बोलूँ कि अपने स्पीकिंग में आई एम थिंकिंग लाउड हुँ, और आई एम थिंक लाउड, हुँ। जब सामने वाले को यही नहीं पता कि दोनों में से करेक्ट वर्ड क्या है, हाँ, हाँ। तो मेरे लिए तो अगर मैंने आई एम थिंक लाउड 10 बार बोला, ओके। तो मेरे लिए तो मेरी जबान पे आई एम थिंक लाउड सही हो गया। हाँ, बट ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही है। अब हम ये भी नहीं कह सकते, अगर वो करना चाहते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते हैं। हम उनको इनकरेज ज़रूर करेंगे कि आप करो, बट एक लेवल तक वो कर सकते हैं, उसके बाद एट लीस्ट दे नीड अ ट्रेनर, जो उनको करेक्ट करे, उनकी मिस्टेक्स बताए, व्हाट आई बिलीव। मेरे अकॉर्डिंग तो टाइम बचाना है तो इट्स बेटर टू डू इट विद ट्रेनर ओनली। येस, दैट्स परफेक्ट डिसीजन, आई बिलीव दैट। अमन मेरे को एक और चीज बताओ, इंटरेस्टिंगली हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, आइल्स है, पीटी है, सेल्फिप है, इसके अलावा कोई और भी है? आइल्स, पीटी, सेल्फ। अभी तक तो मैं ये 3 पढ़ा रही हूँ। येस। इन तीनों में से सबसे टफ कौन सा है? आई वुड से दैट सिंस 2007 से मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैंने आइल्स को ही देखा है एक ऐसा टफ कंटेंडर, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव चैलेंजिंग टेस्ट। सेकेंडली, इसकी ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन है, और जो इनका मार्किंग क्राइटेरिया है, दैट इज अ लिटिल बिट स्ट्रिक्ट। सो मुझे ये लगता है कि यही एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत टफ कंटेंडर है। अमन अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, आई विल से 3 वर्ड्स एंड यू हैव टू से व्हाट इज द वन थिंग दैट कम्स टू योर माइंड। First, I would say that these three are language tests. So let me have Yeah, that yeah, words. sure. IELTS, It's a global recognition. CELFIP, It's a Canadian immigration and citizenship. PT। It's for computer-based test. अरे मेरे को आंसर्स में ना मजा नहीं आ रहा, तो मैं ना इसको भी, मेरे को क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। You can. तो अगर मैं इन तीनों, अब मैं 3 वर्ड्स दोबारा से बोलूंगा हाँ जी. और आपको एक डिश में रिप्रेजेंट करना है It's इन going to be वर्ड्स को। very difficult. मैम टीचर हो मैं, अब आपसे इजी चीजें थोड़ी पूछूंगा मैं। हाँ जी. Yeah, sure. आइल्स, I believe it's a traditional English traditional breakfast. सेल्फिप,
It's a Canadian maple syrup pancake. I believe that it's a very tasty. Yeah. PT. PT is a modern tasting menu. I would say that includes the Chinese and everything. English. English is a combination of all these things. Buffet, we can say that. Mixed veg. We can say that mixed veg. Hindi. हिंदी का तो you tell. You know better than me, maybe. Rajma chawal. We can say that. Rajma chawal. And what about Punjabi? पंजाबी मक्की दी रोटी ते सरसों का साग. I would have said butter chicken for sure. बटर चिकन maybe. बेसिकली आई एम अ वेजिटेरियन सो मेरे माइंड में ये आया नहीं है. आप पनीर बटर मसाला बोल लो. या इट्स पनीर बटर मसाला. Let me ask you a question. अगर कभी किसी पंजाबी सेलिब्रिटी को पढ़ाने का मौका मिले लैंग्वेज एग्जाम, तो वो कौन सा पंजाबी सेलिब्रिटी होगा? कैन आई गिव आंसर इन पंजाबी? वेल देयर आर नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज जिनको मैं पढ़ाना चाहती हूँ, बट अगर पर्सनली जो मैनू मौका मिलेगा, आई रियली लाइक टू टीच दिलजीत दोसांझ. If you are saying कि दिलजीत दोसांझ needs a language training, या मतलब लाइक मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन मौका होगा, बिकॉज टू टीच अ पर्सन लाइक दिलजीत दोसांझ, ही इज अ लेजेंड. तो वो मेरे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है. दैट्स द रीजन आई रियली लाइक टू टीच हिम. great. अमन, अभी हमने बात करी दिलजीत दोसांझ की, हाँ जी. and people love Diljit Paji's music. He is a legend. यस People love listening to Punjabi songs. यस. And when it comes to listening, हम वापस IELTS पे आते हैं. ओके. तो अमन, what is the one thing that you believe कि जब लोग listening practice करते हैं, what is the mistake that they do? ओके, इसमें क्या होता है कि कई बारी उनको जो एक्सेंट है वो समझ नहीं आता है, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट रेगुलर प्रैक्टिस करें. ओके. एंड फर्स्ट ट्राई टू लिसन दी पॉडकास्ट, ऑडियो सुने, स्टोरी सुने इंग्लिश में, और अपनी इम्प्रूवमेंट उससे लेके आए. एंड बी अ एक्टिव लिसनर. एक्टिव लिसनिंग में वो क्या कर सकते हैं, पिक द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, डेट्स, ये चीज़ों को निकालें. उसके बाद फिर अगर उनको अगेन वो प्रॉब्लम आती है, देन दे रिपीट इट एंड देन दे ट्राई इट अगेन. तो मैंने एक चीज सुनी थी वे बैक इन 5-6 years बैक. अब आप मेरे को बताओ, क्या वो रिलेटेबिलिटी है या वो मिथ है? अगर आपको IELTS प्रिपरेशन करना है, स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स ऑन. टू सम एक्सटेंट इनिशियली मैं कह सकती हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपने मूवीज़ ही देखनी है. कई बार हमारा इंटरेस्ट भी नहीं बनता उस चीज़ में, तो आप अपने फेवरेट सीरीज़ भी देख सकते हो. अगर आपको समझ नहीं आ रहा, दैट टाइम यू कैन यूज़ सबटाइटल्स. अदरवाइज़ आप बिना सबटाइटल्स के एक बार ट्राई करें उसको सुनने के लिए और देखने के लिए. व्हाट इज अगेन, हम बात कर रहे हैं टिप्स की. आई बिलीव कि अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है तो उसको थोड़ा सा वैल्यू ऐड हो उसकी लाइफ में, particularly anyone who is preparing for these exams. तो listening के लिए what is one tip that you'll give to student which is non-traditional? जैसे ये वाली टिप्स ऑलमोस्ट यूट्यूब पे ज्ञान भंडार पड़े पड़े हैं, कोई ऐसी टिप जो प्रैक्टिकल हो और जिसने आपके स्टूडेंट्स को एक्चुअली में हेल्प किया हो? आई वुड से दैट कि प्रैक्टिकल तो यही मैं कह सकती हूँ कि उनको लिसनिंग को, बेसिक लिसनिंग ही करें. ओके. उसी को करने से ही इम्प्रूवमेंट आएगी, बिकॉज अगर हम देखें तो वो लिसनिंग में फिलअप्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, उनको वही अटेम्प्ट करने हैं. कई बार ऐसा होता है कि बच्चा मूवीज भी देखता है, शोज भी देखता है, पर वो हमारे सामने एक पिक्चराइजेशंस भी होती हैं. तो आइल्स की लिसनिंग में वो चीज़ नहीं होती है, सिर्फ हमारे सामने एक क्वेश्चन पेपर होता है. तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को सीखने के लिए उनको यही एक प्रैक्टिस का बेस्ट वे है. तो अमन, इसमें अगर किसी ने पर्टिकुलरली कोई लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है एंड ही हैज अटेम्प्टेड वन लिसनिंग, सो डू यू सजेस्ट कि आप उसी एग्जाम को दोबारा से दो, या एक एग्जाम जो एक बार लिसनिंग सुन लिया उसको कभी दोबारा से रिपीट नहीं करना है? नहीं, मैं कहती हूँ रिपीट करना चाहिए. अगर आपके स्कोर नहीं आए हैं उसमें, आपको वर्ड ही नहीं पता लगा, कैच ही नहीं कर पाए कि उसने क्या बोला है, तो वो आपका रह जाएगा. मे बी वो वर्ड अगली लिसनिंग में भी हो. एक बारी उसको दोबारा से रिपीट करके सुनने के बाद फिर दोबारा नेक्स्ट लिसनिंग पे वो जा सकते हैं. तो मैंने इसमें बायस नहीं हो जाएगा? बिकॉज मैंने पहले एक लिसनिंग का एग्जाम दिया, यस.
उसमें मैंने आंसर्स देख लिए, तो सबकॉन्शियस में मेरे को ऑलरेडी वो वर्ड पता चल गया है, सबकॉन्शियस में ऑलरेडी एक बायस आ गया क्योंकि मैंने वो आंसर्स देख लिए हैं। ओके। तो अगर मैं उसको दोबारा सुन रहा हूँ हम्म। तो वो बायसिंग नहीं है, क्योंकि रियल टाइम सिनेरियो में तो ऐसा नहीं होने वाला। नहीं, बट प्रैक्टिस टाइम में तो हम कर सकते हैं ना अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। प्रैक्टिस टाइम में तो हम कर सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार हम कर सकते हैं। अगर हमें आंसर्स सामने रखने के बाद भी वर्ड समझ नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स हमें कहीं न कहीं लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर हमें इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप ट्रेनर हैं तो आई विल येस, हैव टू या एग्री टू दिस, पर मेरे को ये लगता है कि हमारा सबकॉन्शियस इस पे दूसरे तरीके से काम करता है। प्लीज़ आप बताइए? मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैंने एक बार पढ़ लिया, हुँ। जो मैंने सामने देख लिए, तो सबकॉन्शियसली मेरे को पता है इसका आंसर ही होने वाला है। एंड हम ह्यूमंस सबसे ज्यादा चीटिंग ना खुद से करते हैं। नहीं, आई एग्री विद यू, बट कुछ कैंडिडेट्स हैं, उनको ये चीज़ें करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। जो बेसिक हैं, बिगिनर हैं, उनके लिए ये सजेशन है, दे ट्राई। अमन, अगर कोई कैंडिडेट पर्टिकुलरली प्रिपरेशन कर रहा है हुँ, एंड अगर उसके पास, सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि चॉइस है हुँ, कि उसको आइल्स देना है, पीटी देना है, सेल्फ देना है, हुँ। अगर उसके पास चॉइस है तो आपके अकॉर्डिंग उसको कौन सा एग्जाम चूज करना चाहिए? वेल, इट्स अगेन डिपेंड अपॉन कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट कि ही इज़ अप्लाइंग फॉर स्टडी वीज़ा, अगेन अप्लाइंग फॉर मैंने बोला इमिग्रेशन। चॉइस है, अगर हम बोलते हैं कि चॉइस है, चॉइस ऐसे all the नहीं हो three सकती। exams are applicable to a particular course. Let's say, for example, I'm giving you a hypothetical situation. ओके। To study in Canada, हुँ, हुँ, IELTS भी एलिजिबल है, सेल्फिप भी एलिजिबल है और पीटी भी एलिजिबल है। ओके। ठीक है, और बेसिक क्लियरेंस चाहिए। तो आप क्या मैं रिकमेंड करोगे? सजेस्ट करूँगी सेल्फ, और उसका रीजन? बिकॉज़ इट्स ईज़ी as compared to IELTS and PT. I believe it's easy. Reading part is easy. Listening is also easy. Speaking is very interesting. when you're saying speaking is very interesting, what Yes. what is difference? Like first of all, ये एक फेस टू फेस नहीं है। कई कैंडिडेट्स को बहुत दिक्कत आती है किसी के सामने बोलना। सबसे बड़ा एक ये रीज़न है। सेकेंडली उसमें ना आपके पास इमेजेस होंगी, पिक्चर्स होंगी डिस्क्राइब करनी, कार्टूनिस्टिक इमेजेस होंगी। तो वो इमेजेस को एक्सप्लेन करना प्रेज़ेंट टेंस में, उसी को फ्यूचर में करना, अपना एक्सपीरियंस पास्ट में बताना, ये बहुत अच्छी अपने आप में एक न्यू लर्निंग है। दैट इज़ द रीज़न आई बिलीव कि सेल्फ इंटरेस्टिंग भी है और ईज़ी भी है। डेफिनेटली अब मेरे को भी सेल्फ इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओह! अमन, अगर हम आइल्स की बात करें पर्टिकुलरली, एंड स्पेशली आई टॉक अबाउट आइल्स जीटी, हुँ, जनरल ट्रेनिंग, जिसमें जो बहुत लोगों की रातों की नींद उड़ाता है, एग्ज़ैक्टली, स्पेशली द पीपल हु आर ट्राइंग फॉर पीआर। येस। तो उसमें बहुत सारे लोग अमन चैलेंज फेस करते हैं सीएलबी 9 या सीएलबी 10 लाने में। हुँ, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में ब्रेकअप करूं तो आइल्स में 6.5 से ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, हुँ, जबकि मिनिमम क्राइटेरिया 7 या 7.5 का रहता है। या तो व्हाट इज द बेसिक थिंग? आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा बेसिक प्रॉब्लम क्या रैंकिंग में है? ऐसे मार्किंग जान के गलत होती है? ये एक मिथ है इट्स कि अ मिथ। आइल्स वाले जान के आधा मार्क्स नहीं बैंड दे रोक रहे लेते हैं। हैं। यस, मार्क्स नहीं दे रहे तो हैं। इट्स अ क्या मिथ। ये मिथ है या क्या इसमें रियलिटी है? इट्स अ मिथ, ऐसा नहीं होता है। ओके, क्योंकि एक एक्सपर्ट आपकी राइटिंग को चेक कर रहा है। कहीं न कहीं आपने कुछ मिस्टेक्स की होंगी, मे बी लैकिंग इन कोहेरेंस एंड कोहेजन व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें यही नहीं पता लगता कि हमने एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कैसे कोरिलेट करना है। सो ये क्राइटेरिया होता है। कहीं न कहीं हमारी ग्रामर की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आइल्स में आपके मार्क्स इंटेंशनली वो काटते हैं। कहीं न कहीं आप में वो कमी है, तो हमें उस चीज़ को इम्प्रूव करना होता है। तो अमन, आपको क्या लगता है कि ये 6.5 बैंड वाला जो माया जाल है, व्हाट इज द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू कम आउट ऑफ इट? ट्राई सेल्फ सेल्फ तो ऑप्शन नहीं है। है ऑप्शन। ओके। या फॉर इमिग्रेशन पर्पस अगर आप इंडिया से जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो गो फॉर सेल्फ। ओके। या तो उसमें जो हमारा राइटिंग है, अगर हम स्पेसिफिकली राइटिंग की बात करें, तो राइटिंग में थोड़ी-सी लिवरेज है, ठीक है? आपको वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स के मार्क्स नहीं कटते, बट आइल्स में ये सब चीज़ें हैं और उसमें क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, क्लियर है, तो मुझे ये लगता है कि सेल्फ की राइटिंग ईज़ी है आइल्स से।
And if someone is giving that exam from Canada with having a Canadian experience of 1 year, Yeah. so क्या वो भी सेल्फ पिप दे सकता है? यस, मेरे पास अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं कनाडा से, वो सब सेल्फ-पिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड देयर रिक्वायरमेंट इज़ जस्ट सीएलबी 9 और 10 दैट्स इट। So you believe कि CLB 9 या 10 इज़ तो इक्विवेलेंट टू आईएलटीएस 777, 8 और 8। तो वो लाना ज़्यादा ईज़ी है। ईज़ी है, यस, ईज़ी है। मेरे पास कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हमारे पंजाब से भी गए हुए हैं एंड उनको आइल्स डिफिकल्ट लगती है और उनको सेल्फ पिप बहुत इजी लग रही है, तो वो भी सेल्फ पिप कर रहे हैं। सो एक चीज़ तो मेरे को अभी ये पता चल गई कि सेल्फ पिप इज़ मच ईज़ियर देन यस, आइल्स। यस। तो तैयारी तो फिर भी दोनों की ही लगेगी। हाँ जी। तो डू यू बिलीव कि जब हम तैयारी कर रहे हैं स्पेशली आइल्स की, तो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाना कैन हेल्प द स्टूडेंट, और दिस में वेरी पर्सन टू पर्सन? या इट डिपेंड्स। कई कैंडिडेट्स को बहुत अच्छा लगता है कि वो म्यूजिक के साथ पढ़ाई करें, बट कई कैंडिडेट्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं म्यूजिक से। अगर किसी को अच्छा लगता है, दे कैन फोकस ऑन ट्रेडिशनल म्यूजिक and with the ambient sounds and some soothing music also they can use. Apart from this, वो अपना कोई फेवरेट म्यूजिक प्ले कर सकते हैं अगर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे तो। तो अमन, एग्जाम तो एग्जाम होता है, यस। और व्हाट इज वन टिप दैट यू गिव इट टू योर स्टूडेंट्स की जो आपको लगता है कि एग्जाम डे में उनके लिए बहुत हेल्प करती है? बिकॉज मेरा ये मानना है कि लैंग्वेज एग्जाम्स आर वेरी हैवी टू द पॉकेट ऑल्सो। एग्जैक्टली। तो मैं हर एक कैंडिडेट को ये सजेशन देती हूँ कि वो एग्ज़ाम से पहले, डे बिफोर एग्ज़ाम, जैसे कल एग्ज़ाम है, आज वो कुछ नहीं करें, जस्ट रिलैक्स रहें और जितना हो सकता है अपने आप को काम रखें, नर्वस नहीं होना है। मेरा तो यही सजेशन रहता है हमेशा। और हो सके तो हैव अ गुड डाइट, जिसके साथ आपको लगे कि हाँ, अब मैं फुली प्रिपेयर हूँ और चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके चलें। अमन, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। एग्जैक्टली। 2047 तक इट्स एक्सपेक्टेड टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। या आपको लगता है कि अगर हम बात करें आज से 20-25 साल आगे की, लेट्स टॉक अबाउट 2050, तो आपको लगता है कि ये लैंग्वेज एग्जाम्स तब भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे? आई बिलीव ये एग्जिस्ट कर रहे होंगे बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ इमिग्रेशन। तो हमारी इमिग्रेशन माइग्रेशन तो एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता रहेगा। बट हाँ, ये चीज़ हो सकती है मे बी ये और एडवांस हो चुके हों और इनका जो चेकिंग क्राइटेरिया है दैट मे बी वो भी डिफरेंट हो जाए, जो अब है उससे थोड़ा और डिफरेंट। बट ये रुकने वाला नहीं है, ये चलेगा आने वाले टाइम में भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अमन, आपकी रुकने वाला तो ये नहीं है। हम्म। इंटरेस्टिंगली, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आज से लेके अगले 25 साल या। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप बिगिनर्स को पढ़ाना चाहते हो या आप थोड़े से एक्सपर्ट लेवल वाले लोगों को पढ़ाना चाहते हो, व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई? वेल, आई वुड से दैट कि दोनों कैंडिडेट्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो बिगनर है चाहे वो एडवांस है। बट यस, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी एडवांस को दूंगी क्योंकि उसमें आई विल गेट अ चांस टू एक्सप्लोर मोर अबाउट द लर्निंग स्किल्स ऑल्सो। तो मेरे को ये लगता है कि उसके साथ मैं भी सीखूंगी और वो मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। अगर आप मुझे बोल रहे हो ओके अमन, मैं आपके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरा टारगेट है 8, मुझे आप 8 दिलवाओ, कैसे भी मुझे चाहिए, तो वो मेरे लिए एक चैलेंज है। तो मुझे लगता है कि चैलेंज जब आ जाता है तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। अमन, अभी आपने चैलेंज की बात करी, तो अभी तक का सबसे चैलेंजिंग स्टूडेंट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत चैलेंजिंग रहा हो आपके लिए पर्सनल स्पेस में? बहुत है, बहुत है, अभी भी है। रिसेंटली एक कैंडिडेट है कनाडा से, ही इज़ अ नॉन नेटिव स्पीकर। रेगुलरली वो क्लास लेता है, उसको मेरी हर चीज़ समझ आती है इंग्लिश में मैं क्या बोलती हूँ। जब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसके पास एक डायलॉग होता है, व्हाट आर यू सेइंग अमन टुडे? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर लैंग्वेज टुडे, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? सो वो एक मुझे लगता है कि चैलेंजिंग होता है, आज भी मैं फेस कर रही हूँ और इन चीज़ों को मैनेज करना कभी ना कभी डिफिकल्ट हो जाता है। बट फिर मेरे को अपने आप को ये भी देखना है कि वो स्टूडेंट मेरे पे ट्रस्ट करके आया है, उसको मेरे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो मुझे फुलफिल करनी है उसकी। अमन, आप बहुत सारे लोगों से बात करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करते हो, या। तो क्या बात करते करते कई बार होता है कि फॉर एग्जांपल
कोई आपके पास आया और आपको बात करते हुए पता चल गया कि जो ये डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं हम्म ये लेना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज मैं कहता हूँ इम्पॉसिबल नहीं होता कुछ भी, हम्म बट कोई भी चीज़ ऐसी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हम्म तो क्या आप वो चीज़ कैंडिडेट को बता देते हो कि नहीं ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या नहीं आप उसके साथ ट्राई करते हो? नहीं, मैं उसको कभी ये नहीं बोलती कि ये इम्पॉसिबल है। मैं उसको ये बोलती हूँ कि अगर तुम्हें इतना चाहिए, अभी तुम्हारा ये लेवल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बोलता है कि मुझे 7 चाहिए बट कैंडिडेट का लेवल 5 है, तो मैं उसको क्लियर पिक्चर देती हूँ कि येस अभी आपका जो लेवल है दैट इज़ अ 5 और 5.5। आपको इसके लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आप बोलो कि मैं आपसे 15 दिन बाद एग्ज़ाम देके 7 ले लूँ, व्हिच इज़ इम्पॉसिबल। तो मैं उसको क्लियर पिक्चर देती हूँ, फिर वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो और कितने एफर्ट्स डालता है और उसके पास और कितना टाइम है। हम सक्सेस स्टोरीज तो बहुत सारी होती है हमारे पास, हम्म पर क्या कोई फेलियर स्टोरी है जहाँ से लर्निंग मिली हो कि ये चीज़ लर्निंग है, ऐसा नहीं करना? कोई भी ऐसी स्टोरी आपके 17 साल 18 साल के करियर में? ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरे पास, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट्स को हम बहुत अच्छे से भी पढ़ाते हैं, 100% अपने भी देते हैं, बट एग्जाम फोबिया के चलते वो वहाँ पे कुछ नहीं करके आता। तो वहाँ पे आके एक ट्रेनर पे आता है कि ओके मैम आपने पढ़ाया था रिजल्ट नहीं आया। तो मैं उस चीज़ में एक चीज़ ये है, डे फर्स्ट पे स्टूडेंट को हमेशा से मैं ये कहती हूँ, आप यहाँ पे प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे हो, यहाँ पे आप 9 भी ले लोगे आइल्स में, बट फाइनल आपने जो अपना रिजल्ट देना है और आउटकम देना है वो आपने एग्जाम में देना है। तो वो उसके लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। सो ये चीज़ें होती हैं, एक्चुअल होती हैं। अमन, मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी है पर्टिकुलरली इस पैटर्न में, बिकॉज पंजाब में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आइल्स के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा भरते हैं। बहुत सारे हैं। मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स बैक टू बैक 3 एग्जाम्स इकट्ठे फिल कर दिए हाँ जी। विदाउट इवन वेटिंग फॉर द रिजल्ट। एक आज एग्जाम फिल कर दिया, हुँ, 15 दिन की बाद की डेट भी ले ली, उससे 15 दिन बाद की डेट भी ले ली, अपने रिजल्ट का वेट किए बिना। हुँ। सो अकॉर्डिंग टू यू दैट इज द राइट अप्रोच? मेरे हिसाब से तो नहीं है। नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट। अभी की बात क्या, अभी मेरे पास एक कैंडिडेट है रिसेंटली, अभी तैयारी कर रहा है वो। वो है एवरी ट्यूसडे एग्ज़ाम दे रहा है। मैं उसको ये बोलती हूँ इट्स बेटर कि तुम हर हफ्ते एग्ज़ाम देने से बेटर है, आप 1 महीना लगा लो अच्छे से, अपने आप को उस लेवल पे ले जाओ, फिर एग्ज़ाम दो। बट कैंडिडेट्स नहीं सुनना चाहते हैं, उनको लगता है कि शायद इसमें हमारा कोई बेनिफिट है। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। अमन, अगर मैं बोलूँ कि अभी आपके हाथ में ना मैं एक जादू की छड़ी घूप देता हूँ, हाँ जी। एक इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम है जो हमें एलिमिनेट करनी है सभी के लिए, सभी के लिए। तो वो क्या प्रॉब्लम है, और वो क्या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम जो आप एलिमिनेट करना चाहोगे? कुछ ना वर्ड्स हैं, बड़े कंफ्यूजिंग हैं। उसमें से सबसे पहले एक वर्ड आता है, आई थिंक दैट इज़ अ देयर, देयर। दीज़ आर होमोफोन्स। बट अगर आप इसको लिखेंगे तो THEIR एंड अनदर वन इज़ THERA। दोनों की प्रोनंसिएशन सेम है बट प्रॉब्लम क्या है, स्पेलिंग डिफरेंस है। तो बहुत सारे बच्चे, मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि एकेडमिक स्टूडेंट्स, इवन मेरे पास प्रोफेशनल्स जो जनरल की भी तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये वर्ड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है कई बार। हाँ अमन, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। वो एक पंजाब एक फेमस मूवी भी है, TO2 DO2 और जियो वो क्यों नहीं होता। ओके, सॉरी मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता। पर्टिकुलरली मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, हाँ जी। तो TO 2 हुआ, हाँ जी। DO 2 डू हुआ, हुआ। पर जियो गो हो गया, हाँ। तो प्रोनाउंसिएशन कम्प्लीटली चेंज हो गया। आई थिंक इसको चेंज करना चाहिए। नहीं एक्चुअली ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्राम अगर हम इंग्लिश में जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं इट्स अ पार्ट ऑफ आवर फिनेटिक्स एंड सिलेबस, तो थोड़ा सा वो डिफरेंट लेसन हो जाता है। बट हम इन वर्ड्स को, जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इट्स ट्रू। हाँ, जैसे इंटरेस्टिंगली CHEMIST केमिस्ट होता है, उसको हम चेमिस्ट नहीं बोल सकते हैं। या और CHOPRA चोपड़ा होता है, उसे हम कोपड़ा नहीं बोल सकते। यस एग्जैक्टली। हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली हैं। तो यस चलो अब इस ट्रेडमिल की ना थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। I'll एग्जैक्टली। be asking you few rapid fires. श्योर। So, and you have to answer just what comes to your mind बिना सोचे समझे, ओके, इन वन वर्ड ना? in one word. करेक्ट। So, grammar police or vocabulary ninja? आई बिलीव ग्रामर पुलिस। The best part about teaching, seeing students succeed or funny mistakes?
Students succeed. IELTS or PTE? Which one is Evil's twin? IELTS. Would you rather teach a class full of clowns or full of mimes? Full of clowns. Most overused word in English language. I think maybe Favorite English phrase that makes no sense. raining cats and dogs. Raining cats Cats and and dogs. interesting. Yeah. If English were an animal, what it would be? Tiger. And why? That's a tiger is because ये टाइगर की तरह थोड़ा डराता है आइल्स एग्जाम जिसको देख के होता हो ये हमारे सामने बहुत बड़ी चीज आ चुकी है कैसे अपने आप को सेव करना है Which celebrity would you love to see की हो proficiency language test दे रहे हो? सेम अगेन दिलजीत दोसांझ Thank you, Aman. This was great rapid fire. थैंक यू दिलप्रीत जी And इट्स रियली the नाइस एक last question. उसके बाद मैं आपको free कर दूंगा. I know that you have to rush for somewhere. या श्योर Any strange tip that has helped your students in the IELTS exam and that can help our viewers particularly to succeed in the exam? ओके मैं ये कहना चाहती हूँ अगर वो इस टेस्ट को अभी प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं सबसे पहले वो टेस्ट के पैटर्न्स को समझे फॉर्मेट को समझें उस पर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेकर आए देन आफ्टर उसके कंसेप्ट को क्लियर करें देन इस एग्जाम के लिए वो अपने आप को फर्दर लेकर जाए एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट्स जस्ट इंग्लिश एग्जाम ग्रामर का एक एग्जाम है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है इसको अच्छे से प्रिपेयर करो आप इसको क्लियर कर सकते हो बिल्कुल ठीक. Thank you so much, Aman, थैंक for यू coming here. थैंक यू सो मच दिलप्रीत जी थैंक यू सो मच और ये थे हमारे साथ मिस अमनदीप कौर डिस्कवर आयल से. होप इन्होंने इंग्लिश के बहुत सारे मिथ्स आपके लिए क्लियर करे होंगे आज. और अगर इस पॉडकास्ट से आपको कोई भी वैल्यू मिली हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. See you in the next episode. This is the Talk Treadmill by Dilpreet. Thank you.